जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग का रोल है। और इस तरह के जो बहुत सारे स्टडीज हैं जहाँ पे कि कैंसर्स में ऑटो रिमिशन नोन है, और किसी का क्योर किससे हुआ ये स्टैब्लिश कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर मेरी आस्था किसी चीज में हो गई कि मेरे को इसके कारण अच्छा फायदा मिला है, तो उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। इस तरह का 850 करोड़ का डिफेमेशन लगाना मुझे नहीं लगता किसी की तरह से जायज कराया जा सकता। नहीं डॉक्टर कुशवाहा, तो क्या आपको लगता है कि ये कैंसर और उसके ट्रीटमेंट का जो बाजार है, जो मॉडर्न मेडिसिन का, और मैं अपने दर्शकों को यह भी बताता चलूं कि आज हमारे पैनल में जो तीनों डॉक्टर हैं वो तीनों मॉडर्न मेडिसिन के हैं, एलोपैथी डॉक्टर हैं। इन तीनों का कोई रिश्ता नहीं है होम्योपैथी या नेचुरोपैथी या आयुर्वेद से, लेकिन ये तीनों एलोपैथी डॉक्टर होने के बाद एक क्रिटिकल थिंकिंग के साथ उन विचारों पर बहस करने को तैयार हैं जिसके लिए सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस और बैक्ड बाय फार्मा जो है वो तैयार नहीं हो रहा है। डॉक्टर कुशवाहा, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, फिर मैं डॉक्टर माया और बैनर्जी के पास आऊंगा, कि कैंसर और उसका जो बाजार है और ऑल अक्रॉस वर्ल्ड वो इतना प्रोमिनेंट है, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा कि मॉडर्न मेडिसिन का जो बाजार है कि उनको बहुत, कहीं भी अगर कोई छोटी बात भी हो जाती है तो वो घबरा जाते हैं। और यहां तो चूंकि एक क्रिकेटर इन्वॉल्व है और वो एक सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, उनके जुबान से अगर इस तरह की कोई बात आएगी तो उसका सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट का जो ये इवैल्यूएशन है वो अगर ये बाजार करता है तो उनको डर लगने लगा कि अगर उनके जुबान से ये बात आई तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, और वो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। इसलिए ये घबराहट है कि उस बाजार में जो है सो एकदम से उस शांत जल में एक कंकड़ फेंक दिया गया है और ये तरंग दिखाई पड़ रहा है आपको। ये तरंग नहीं है बल्कि एक ज्वार भाटा आ गया है। तो ये घबराहट है क्यों? ये बाजार का इन्फ्लुएंस है या मेडिकल साइंस का इन्फ्लुएंस है? उसका उसका सिंपल सा कारण ये है कि पहली बात ये, जो कैंसर ट्रीटमेंट की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, नंबर वन। उसका जो कॉस्टिंग होता है पर पेशेंट बहुत ज्यादा होता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल जो पोस्ट कोविड या पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन कह लीजिए, कई लोग इसको मानेंगे नहीं, लेकिन कैंसर का जो इंसिडेंस है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खासकर बहुत रैपिडली डेवलपिंग कैंसर्स का इंसिडेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जिन्होंने इसकी तरफ अभी कोई स्टडीज करना शुरू किया हो या मॉनिटरिंग शुरू की हो या इसका इंसिडेंस के ऊपर कोई विचार मंथन किया हो या कोई आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज को इसके ऊपर लगाया हो। ये ऑस्ट्रेलिया के अभी एक डॉक्टर साहब का जो आई थिंक हिज नेम इज ब्राइट होप, तो उनका भी एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने यही बात कही थी कि कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है और बढ़ रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन। तो ये टर्बो कैंसर्स के नाम से जाना जाता है। इसकी रिपोर्ट आपको याद होगा कि यूएस में भी बहुत जो डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बहुत कई गुना, मतलब कई कई 10 गुना 20 गुना से ज्यादा भी वो कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा था। तो ये क्या एकमात्र संयोग है या इसके ऊपर हमें कोई विचार मंथन की जरूरत है, इसको एनालाइज करने की जरूरत है? क्या ये ऐसा तो नहीं कि कैंसर की इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी हो गई है और इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, कहीं उसके ऊपर कोई डेंट तो नहीं पड़ेगा? ये काफी पॉसिबल है और इसका रिएक्शन हो सकता है उससे ड्रिवन हो। और कैंसर इंडस्ट्री अपने आप में एक I would say still is very debatable कि whether these chemotherapies or other things which are there, उनका क्या सेफ एंड इफेक्टिव वाला जो कंसेप्ट है, तो वो एक हमें मानना पड़ेगा। मैं अपने परिवार में भी कई लोगों को कैंसर से जूझते हुए मरते हुए मैंने देखा है और उन्होंने कई लोगों को बाकायदा कीमोथेरेपी भी लगा है, रेडियोथेरेपी भी लगा, उसके बाद जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो खराब हुई है वो भी हमने देखी है। और एक केस में मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, एक अपने केस में एक फादर इन लॉ थे, उनका एक कैंसर में हुआ था। तो मैंने एक बहुत ही मुश्किल का डिसीजन लिया था कि एडवांस कैंसर में हमने एक डिसीजन लिया था कि हम कोई भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे एक्सेप्ट सपोर्टिव एंड पैलिएटिव। एडवांस कैंसर में आपका कोई और वैसे रोल था भी नहीं, तो उन्होंने भी बोला कि मैक्सिमम आपको जो 3-4 महीने का इनका टाइम रहेगा। एंड ही रिमेन्ड विदाउट एनी chemotherapy, without any this thing, and he survived for about 11 months, though he was given just about 3 to 4 months by the oncologist. तो ये और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रही, सबसे बड़ी बात ये।
तो ये एक देखने का विषय है कि कीमोथेरेपी, पहली बात तो हम सेफ और अभी तक वो नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो स्पेसिफिक कैंसर सेल को टारगेट नहीं कर पाती है, वो आपके सारे बॉडी को टारगेट करती है और आपके बोन मैरोज और ब्लड फॉर्मिंग जो एबिलिटी है उसको अफेक्ट करती है, इम्यूनिटी को डाउन करती है। आपको याद होगा बहुत जल्दी उनको इन्फेक्शन हो जाते हैं जो कैंसर के पेशेंट होते हैं। वो एक क्वेश्चनेबल वो है कि अभी हम हमारे ऊपर इसके ऊपर अगर एक पेशेंट ठीक होता है तो क्या वो कीमोथेरेपी से ठीक हुआ है, फिर वो ऑटो रिमिशन में गया, ये सब चीजें एक बहुत ही राइट। ऐसी साइंस है जो अभी वेल स्टेब्लिश्ड नहीं है। आई थिंक वी शुड look at it with an open mind and critical mind about the chemotherapy and other modern systems of medicine. डॉक्टर माया, डॉक्टर माया, क्या ये बाजार का इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि बाजार को मजबूर होना पड़ा और बाजार ने प्रभावित किया इन डॉक्टरों को और इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने शुरू किया, या बाजार के अंदर बहुत बड़ी घबराहट हो गई कि अगर सिद्धू की जुबान से कुछ बाहर आ गया तो वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं कि उनका समाज पर बहुत बड़ा और गहरा इन्फ्लुएंस होगा। ऐसी परिस्थिति में ये बाजार वाले बहुत घबरा गए हैं और खासतौर से ये कीमोथेरेपी और अलग अलग जो थेरेपीज हैं विद इन द कैंसर, ये उसमें उनको घबराहट हो रही है, उनका बाजार ढीला पड़ने वाला है या चौपट होने वाला है, अगर कहें अधिक तो। मैं खुद अभी भी थोड़ी दुविधा में हूँ। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, मैंने आधा ही पढ़ सकी हूँ, उन्होंने भी ये जो कैंसर के डॉक्टर्स ने खत लिखा है, ओपन लेटर, कि सिद्धू को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए ये लोगों को, तो उसमें पूरा क्या स्टैंड लिया है वो मुझे नहीं पता है, मगर ये बात ब्रिटिश मेडिकल जर्नल तक पहुंची है। तो ये अंतरराष्ट्रीय बाजार का है कि कुछ डॉक्टर्स शायद सिंसियरली मानते हो कि भाई ये पेशेंट्स को इस तरह गुमराह करके सिर्फ नीम और हल्दी में कर देंगे और ये ट्रीटमेंट रह जाएगी और वो एडवांस कैंसर हो जाएगा। तो दोनों हो सकता है, कुछ लोग सच्ची में भी हो सकता है ऐसा कई बार मन में, क्योंकि ऐसा लगता है कि इतना खराब तो नहीं होंगे ऐसा सोचकर, मगर हम हमेशा यही कहते रहे हैं कि भाई दोनों पर रिसर्च होनी चाहिए। अगर इसका भी है और दोनों साथ मिलकर बैठे बताएं, जैसे पिछली बार भी डॉक्टर अमिता बनर्जी ने कहा था, कई एलोपैथी की भी रिसर्च बताती है कि सपोर्टिव मेडिसिन ये भी साथ में करो तो जो कर रहे हो उसका रिजल्ट आएगा। अगर कुछ लोगों ने कोई भी कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी कुछ भी लिए बिना किया है, मैं एक ऐसे एक्टिविस्ट को जानती हूँ जिन्होंने सिर्फ होम्योपैथी और नेचुरोपैथी की थी। अब जाहिर में मतलब पब्लिक में यही कहता है कि मैं नेचुरोपैथी से ठीक हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये जो अभी क्या है कि सब एक साथ मिलकर और ओपनली डिबेट नहीं करते हैं, ओपनली साथ मिलकर काम भी नहीं करते हैं, उसके कारण हर व्यक्ति को थोड़ा अपना बढ़ावा देने की एक आदत पड़ गई है। तो वेदर होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, सब मिलकर के भी इससे ठीक हुआ है, बिल्कुल इसके लिए बिना भी हुआ है ठीक। सच्ची में ये बात सामने लाए, एक बात छुपा है कि मुझे जहां तक याद है जो पब्लिसाइज हुई थी सिद्धू की वीडियो पहली, बाद में उन्होंने लेखित में दिया, उसमें लिखा था, मगर जो पहली पब्लिसाइज वीडियो लोगों ने कुछ क्लिप करके ऐसे पब्लिसाइज कर दिया, कुछ भी हो सकता है, उसमें बिल्कुल मेंशन नहीं था कि उन्होंने कुछ भी दूसरी भी ट्रीटमेंट ली है, ठीक है। क्यों डॉक्टर कुशवाहा कुछ पूछना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर कुशवाहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुविधा जो आप बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बात कही है माया मैडम ने कि, और डॉक्टर अमिताभ ने भी जो बात कही थी, और मैं भी उसका समर्थन करता हूँ कि किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का या किसी भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का जब तक एविडेंस में आ जाए कि ये यूजफुल है या यूजलेस है, तब तक हमें ना तो डिस्कार्ड करना चाहिए ना एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। समस्या यहाँ आती है कि बीमारी मान लीजिए कैंसर है और उसमें आज की तारीख में जो एविडेंस जनरेट हुआ है, अब वो कैसे जनरेट हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, या फंडेड था या नॉन फंडेड था, या किसका इन्फ्लुएंस था, ये नहीं था, वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर वो एविडेंस जनरेट हो गया तो वो अब किसी भी पेशेंट को वो ऑफर ना करना, वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अनएथिकल हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि जब हम
किसी पेशेंट को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देंगे तो सबसे पहले इशू आ जाएगा, रिसर्च करेंगे कैसे? बोलेंगे कि इसका स्टैंडर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो आज की तारीख में वो ये है, अब आप ये नहीं देंगे तो ये अनएथिकल हो जाएगा। तो वो रिसर्च ही अपने आप में बहुत क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का सबसे बड़ा समस्या यही हो गया कि हम अब आप दूसरा कोई एविडेंस जनरेट करने में बहुत दिक्कत आ रही है कि अगर मान लीजिए एक ओवेरियन कैंसर है मान लीजिए, और उसका ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक पर्टिकुलर रेजिमेन है, अब उस रेजिमेन को ना दे के हम कोई दूसरा दे, ये जो है संभव नहीं है क्योंकि वो अनएथिकल माना जाएगा, वो रिसर्च कहीं पे भी आप तो कर ही नहीं पाएंगे। और वो एक सबसे बड़ी समस्या आजकल जो एथिक्स में रिसर्च की है उसकी यही है कि अब आप कोई दूसरा ट्रीटमेंट जो ऑफर कर रहे हैं वो अनलेस पेशेंट खुद लिख के दे कि मैं तैयार हूँ तो अलग बात है, वो अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि एक एविडेंस जो जनरेट हो गया वो रेफ्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही महत्वपूर्ण है डॉक्टर कुशवाहा, यही महत्वपूर्ण है कि दूसरे शोध पर काम ही नहीं हो रहा है या उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है। अगर कहीं हो रहा है तो उसको कोई प्रचारित और प्रसारित करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है, जरूर हो रहे होंगे शोध, लेकिन उस शोध को प्रचारित करने वाला नहीं है, उसका कोई कॉग्निजेंस लेने वाला नहीं है। एक और दूसरी बात, मॉडर्न मेडिसिन ने इस प्रकार से कानून पर भी कब्जा कर लिया है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि कोविड के दौरान आपने एलोपैथी को छोड़ करके सारे प्रोटोकॉल पर बंदिश लगा दी, और वो उसका कारण आपने जैसा आपके उसी एथिकल नॉन एथिकल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दूसरे के पास उनके पास कोई पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर नहीं है या कोई ऑथेंटिक शोध पत्र नहीं है जिसको सरकार ने बैक किया हो या किसी एजेंसी ने बैक किया हो, और इस आधार पर आपने कोविड के दौरान दूसरे जो प्रोटोकॉल्स थे उसको आपने प्रतिबंधित कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में आपका कानून भी यही कहता है कि जो भी कानून बने हैं देशों के, वो एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन को ही ध्यान में रख करके किया गया है, या यूं कहें कि बाय डिफॉल्ट हो गया है, दूसरी तरफ शोध ही नहीं हुआ है। ये मैं कह रहा हूं। मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। प्रेजेंट जो हमारा है वो क्या है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस, यानी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन वर्ड, अगर हम छोटा समझना चाहें। राइट। अब हमें क्या इसका काउंटर जो मेथड है, प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस, हम क्यों नहीं मानते आज की तारीख में? मैंने अगर एक केस ठीक किया है एक पर्टिकुलर से, तो हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्यों कर सकते हैं? हम प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस क्यों नहीं जनरेट कर सकते? ये हमें क्यों, उसको एनेक्डोट बोल दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है ये अपने आप ठीक हो गया। अरे भाई, जब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की जा सकती तो प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस जो जनरेट हो रहा उसको क्यों नहीं मान्य किया जाता? तब आप बोलते हैं कि आपने क्योंकि कैंसर जैसा केसेस है, उसके केसेस इतना मिलना आसान नहीं होता। डॉक्टर माया, बहुत शानदार सवाल डॉक्टर कुशवाहा ने कहा कि एविडेंस बेस्ड को तो कहते हैं, और प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस जब क्रिएट हो रहा है उसको आप डिस्कार्ड क्यों करते हैं? कौन कर रहा है? नहीं, मैं जो आपने कहा ना उस बात में भी कितना तथ्य है ये मैं बताऊं। कोविड के दरमियान गुजरात में होम्योपैथी बैन नहीं हुई थी। ऑन द कॉन्ट्रारी, सरकार ने खुद ने होम्योपैथी डॉक्टर्स नियुक्त करके होम्योपैथी दवाई बांटी थी। उसके फिगर्स भी बाहर आए थे कि कितने लोगों को कोविड, जैसे कोविड किसी भी चीज से ठीक होने वाला था तो उसका वो नहीं, मगर सरकार ने कोविड को फिगर्स ये थे कि हमारे पास इतने पेशेंट्स होम्योपैथी दवाई से ठीक हुए हैं। मगर उसके बाद जब वो होम्योपैथी डॉक्टर्स ने अपना पेपर पब्लिश